अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज 10 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई अहम दिन है। ये दिन अपने साथ बड़ी दिलखराश यादें भी लेकर आता है और हमारे लिए एक पैगाम भी लेकर आता है कि क्या हम जिस मौक़िफ़ को असूली मौक़िफ़ समझते हैं, हम उस पर किस हद तक डट सकते हैं। हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे पास जो चॉइसेस होती हैं उसमें किस तरह उसका इंतखाब करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखने में ये आता है कि ये दिन भी एक कोई एक पोलराइजेशन की नज़र हो जाता है। मैं बल्कि देख रहा था कि कोई एक यूट्यूबर है, वो किसी आलम को बुला के उनको इस तरह से सवाल कर रहे थे कि जिससे अंदाज़ा था कि कोई ना कोई इस पर कोई तनाज़ा खड़ा होगा। लेकिन यह है कि उन्होंने वो सवाल किए और फिर क्या हुआ कि उसके जवाब में एक बड़ी एक रिजेंटमेंट क्रिएट हुई और फिर वो यूट्यूबर जो हैं उन्होंने उस पर कोई एक अपनी माफ़ी भी एक माफ़ी भी जारी की कि मुझे इस पर मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन यह है कि उसमें भी जो माफ़ी मांग रहे थे उसमें भी कोई ऐसा पछतावे का एहसास नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने बहुत सही बातें की हैं और यह है कि जो लोग इस पर रिजेंटेड फील करते हैं, अगर किसी का कोई दिल दुख है तो उन्हें उस पर माजरत है। तो इस तरह से बात की है। मुझे हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह उनकी एक बात याद आती है, बल्कि मुझे लगता है कि उनकी किताब है दिल दरिया समंदर। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो उनकी तहरीर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई फ़ायदा ही होगा। मुझे तो फ्रैंकली मैं कोई बड़ा रेगुलर रीडर अब नहीं रहा, लेकिन यह है कि मैंने बड़ी देर पहले उनकी जो तहरीरें पढ़ी थी। उनकी कई किताबें हैं, दिल दरिया समंदर, हरफ हरफ हकीकत, किरण किरण सूरज, कतरा कतरा कुलज़म। तो उसमें एक बड़ा विजडम है। एक एक लफ्ज़ जो है वो सोचने से ताल्लुक़ रखता है और जो उनकी तरतीब है वो इतने अच्छे नसर नगार हैं कि इस तरह लगता है कि जैसे इसमें से अगर मैं एडिट करने लगूं तो मुझे लगता है कि कोई लफ्ज़ भी उसमें इजाफी नहीं है। तो उनकी एक किताब है, तो उसका इंतसाब वो क्या है, मुक़द्दस अय्याम को मुतनाज़ा बनाने वालों के नाम, इंतहाई अफसोस के साथ। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे जो मुक़द्दस अय्याम हैं या वो लम्हात या वो दिन कि जिसमें हमारे लिए कुछ सबक होता है सीखने के हवाले से, वो भी बस इसी तरह से है कि पार्टीबाजी की नज़र हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इस दिन से कुछ सीखने की तौफीक अता फ़रमाए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ अपने स्कोर सेटल करते रहें। अच्छा, इस हवाले से एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आई, वो पता चला कि वेस्ट इंडीज़ में भी ताज़ियों को जुलूस की शक्ल में निकाला जाता है। अच्छा, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग, हमने कभी सुना नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ उधर जिधर कैरिबियन रीजन है, इनके उस साइड पर एक आप समझें जजीरे ही हैं, मुख्तलिफ जजीरों का एक मुल्क है। और हम तो ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ को एक क्रिकेट के हवाले से जानते हैं। अब तो उनकी टीम जो है कोई इतनी नामवर टीम नहीं रही, लेकिन किसी टाइम जो है बड़ी कमाल की टीम थी। तो कोई उसमें भी कोई ऐसे कोई नाम मुसलमानों वाले नहीं थे जिससे हमें अंदाज़ा हो कि उधर कोई मुसलमान रहते हैं। लेकिन यह है कि उधर जो है वो ताज़िए निकाले जाते हैं। तो इस हवाले से आज मैं एक बीबीसी पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था वकार मुस्तफ़ा साहब का, और उस पर उन्होंने उसकी हिस्ट्री बयान की हुई थी कि वेस्ट इंडीज़ में ये सिलसिला मुहर्रम में ये कैसे शुरू हुआ। तो जो लोग भी माइग्रेट करते हैं तो वो साथ अपने कोई रवायात भी लेकर जाते हैं जो उनकी उस इलाके की होती हैं। तो इधर से किसी टाइम पे, आज से कोई एक दो सदियाँ पहले, हिंदुस्तान से कोई लोग उधर गए, शिफ्ट हुए और मज़दूरी के लिए गए बेसिकली। कि उधर ये ख्याल था, जैसे लालच होता है ना जी, इधर से लोग जो हैं वो सऊदी अरब में जाते हैं या बाकी अरब ममालिक में या यूरोप में, फिर आहिस्ता आहिस्ता के उधर आबाद हो जाते हैं। तो ये वेस्ट इंडीज़ में लोग गए इधर से, और उनमें कुछ मुसलमान भी थे। तो जो मुसलमान हैं उन्होंने तो कोई ताज़िया की ट्रेडिशन उन्होंने रखी, और जो कि अभी भी कायम है। और उनके साथ हिंदू थे जो कि उसके लिए जो अखराजात आते थे वो उसको सपोर्ट करते थे। तो सब जो लोग हैं वो
इसको ये इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करते थे। तो ये देखें यानी कि वो उस मुल्क में ये मुख्तलिफ जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको ये करीब लाने के लिए ये मौका इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ क्या है, एक मज़हब है, इतने फ़िरके हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे कुतबरा फेंक रहे होते हैं और वो नफ़रतें बढ़ रही होती हैं, बजाय इसके कि हम कोई उसमें से मोहब्बत के पहलू तलाश करें। हम जो है अपने रैंक्स एंड फाइल में नफ़रतों को कम करें, हम कोई इत्तेहाद को फ़रोग दें। तो एनीवे, तो मैं इसमें जो क्या मैं बताऊं, यानी कि एक और जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी, आज मैं एक पढ़ रहा था, मैं पहले ये जब बात कर रहा था ना तो उस दौरान मुझे याद आ रही थी, कोई नामों के हवाले से मैंने बात की है, तो नामों के हवाले से आज ना मैं कोई एक मुल्क के हवाले से सुना कि जहाँ पर रियासत का इतना कंट्रोल है कि इवन जो लोग हैं नामों का एक रजिस्टर है और वो उससे बाहर नाम नहीं रख सकते। और ये मुल्क जो है हमसे कोई दूर नहीं है, ये सेंट्रल एशिया में आबाद है, कायम है। ये एक सेंट्रल एशिया में वाक़ एक मुल्क है ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान में एक नेशनल रजिस्टर है और उसमें कोई नाम यानी कि जो नाम नेशनल रजिस्टर में होंगे उसके अलावा कोई अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकता। पहले ये नाम कोई तकरीबन 4,500 के थे, फिर उन्होंने कुछ छांटी करके मेरे ख्याल अभी कोई 2,500 के करीब कर दिए हैं। और एतराज़ क्या है, यानी कि उनको लगता है कि जो हमारे कल्चर के मुनाफी नाम है वो, या उनको लगता है कि फ़लाँ नाम यूरोपियन है तो वो उससे उनको लगता है कि जैसे ये हमारी जो ताजिक रवायात से हट के है, तो वो इस तरह के नाम उन्होंने हटा दिए हैं। मसलन कोई नाम है अमीरा, आलिया, आलिया इधर रख सकते हैं ना। जैस्मीन, हमारी ये एक एंकर हैं जिनको जैस्मीन मंजूर कहते हैं, उसे नहीं रख सकते। वो कहते हैं कि जो जैस्मीन है ना ये कोई इसमें यूरोपियन नाम है, बल्कि उसकी बजाय उन्होंने कोई ना एक यूशमान, यूस्मीन, इस तरह के नाम मुतबादल के तौर पे दिए हैं कि आप ये नाम रख सकते हैं। एक नाम है बेहोश, वो भी रख सकते हैं, यानी कि बेहोश के हमारे यहाँ डिफरेंट मानी है, उधर जो है बेहोश के मानी खूबसूरत हैं। बहार नाज, इस तरह के नाम रख सकते हैं। तो ये है कि यहाँ पर जो एक मंजूर शुदा लिस्ट है उसके अलावा आप नाम नहीं रख सकते। तो मैं सोच रहा था कि उधर लोगों के लिए हम जो है हम अपने हालात पे सोच विचार कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, तो जिस मुल्क में नाम रखने पर भी पाबंदी हो तो उनके लिए वो तो तमाम मुल्क उनको बड़े गनीमत लगते होंगे कि जिधर ये पाबंदी नहीं होगी। तो इस तरह की जो हमाकतें हैं ये पूरी दुनिया में किसी न किसी जगह किसी न किसी शक्ल में हो रही होती हैं। लोगों की अपनी सोच होती है, एक जो ट्रेडिशनल विजडम है वो आगे पॉलिसीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये एक तरह की उनकी एक नेशनलिस्ट अप्रोच है। अगर इनको देखा जाए कि नाम वो यूरोपियन नहीं रख रहे लेकिन लिबास यूरोपियन पहन लेंगे, मसनूआत यूरोपियन इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन नाम में आकर जो है ना वो गैरत खा जाते हैं। मुझे ओवरऑल ये जानना कि बाकी दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, मेरा बड़ा एक दिलचस्प, मुझे इसमें बड़ी दिलचस्पी है। मैं आप लोगों से शेयर भी इसलिए करता हूँ कि हो सकता है कि आप लोग जो हैं वो भी इसमें दिलचस्पी रखते हों। इसी तरह जैसे मैंने कल आपसे बात की थी, यूरोप के हवाले से बात कर रहे थे कि उधर का जो वेदर है बड़ा हॉट है, जो लोग हीट वेव की वजह से मर रहे हैं। बल्कि आज जो लेटेस्ट अपडेट आई है, स्पेन में जो हलाकतों की तादाद कोई 300 से ज़्यादा हो गई है, और ये तादाद जो है बाय द एंड ऑफ द सीज़न ये हज़ारों में जाएगी। और ये माजी में भी हुआ। अब होता क्या है कि अभी जो है उधर कोई एक गर्म हवा का आप समझें कि जैसे मैं इसको क्या कहूँ कि यानी कि गोला कह लें आपके, वो जो है यानी कि कोई गोले से कोई डिफरेंट चीज़ होगी लेकिन गर्म हवा आप समझ लें कि जो मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठी होके इस हित्ते में है, यानी कि उस रीजन में है कि जिसको हम यूरोप कहते हैं। और उस वजह से वो आगे नहीं चल पा रही, यानी कि आगे पीछे उसके कोई और मसले मसाइल आ रहे हैं जो कि मेरी एक्सप्लेनेशन से बाहर हैं। लेकिन यह है कि उस वजह से उधर जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज भी फ्रांस के हवाले से भी उधर अलर्ट जारी था। मैं लंदन के हवाले से पढ़ रहा था कि उधर क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो कैंसिल होगी। वो किस बुनियाद पर कैंसिल होगी कि उधर भी यही जो माहौलियात ओवरऑल, उन्होंने कहा कि एक हाल में इतने लोग इकट्ठे करना उधर को बहुत बड़ा
एक थ्रेट, वो एक ओवरऑल उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है कि खबस पैदा हो सकती है। तो मैं सोच ये रहा था कि हम पाकिस्तान के हवाले से ख्याल किया जाता था, बल्कि जो मुख्तलिफ स्टडीज़ भी आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है कि जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बुरी तरह मुतासर होंगे। तो अभी तक अगरचे पाकिस्तान में गर्मी आ रही है, लेकिन वो लेवल नहीं है जो यूरोप में आया है। और जिस तरह उधर अमवात वाक़ हो रही हैं, हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमारे यहाँ जो है कोई अरेंजमेंट पूरे नहीं है, लेकिन वो ममालिक जिनकी हम मिसाल देते हैं हालात उनके भी अच्छे नहीं हैं। सोशल मीडिया के जिधर बहुत ज़्यादा हम कोई नुकसानात भी डिस्कस कर रहे होते हैं, एक इसका फ़ायदा ये है कि इंटरनेट के इस दौर में पूरी दुनिया इसी तरह ना अपना घर घर लगती है। कि पहले ये होता था कि हम तक अखबारात लेट पहुंचते थे, इन्फॉर्मेशन लेट पहुंचती थी। अब जो है यानी कि जो एक मुल्क में जो कुछ हो रहा है दूसरे लम्हे जब वो उस मुल्क के शहरियों को पता चलता है तो पाकिस्तान में भी पता चल जाता है। वो अलग बात कि आमतौर पे लोग इन चीज़ों से कुछ सीखते नहीं हैं, लेकिन ये इनसे मुवाजना करना हमारे लिए ज़रूरी है, यानी कि हमें पता चल जाए, हर टाइम बंदा रोता भी ना रहे। और फिर साथ ही है कि एक दूसरे से हम सीखते भी हैं। कोई अच्छी चीज़ें भी होंगी उनको अडाप्ट करने की कोशिश करें, कोई बुरी चीज़ें होंगी तो हमें जो है ये भी फील हो कि कोई दुनिया में ये नहीं है कि हालात हमारे ही बड़े पतले हैं, बाकी जगहों पर भी लोगों के मसले मसाइल चल रहे हैं। अब ईरान की तरफ आते हैं। ईरान के हवाले से मैं आपको कहता रहता हूँ, आपके भी सुन सुन के कान पक गए होंगे। मुझे अभी भी ना यानी कि हर टाइम ख़तरा महसूस होता रहता है कि जिस तरह के मामलात हैं, जैसे ये है कि कुछ यानी बल्कि कल की बात है, कुछ सिंगापुर का एक जहाज़ गुजर रहा था, पासदारान इनकलाब ने उस पर फायरिंग कर दी। ईरान ने बचत हो गई है, कोई मसला नहीं बना, लेकिन ये है कि क्यों कर दी कि वो फतह के नशे में आई डोंट नो कि अब इस हद तक पहुंच गए हैं। मुझे डर ये लगता है कि कोई ऐसा ही ना हो कि कोई ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो के कोई ऐसा काम कर पड़ें, काम करें कि जिसके नतीजे में वो अमेरिका जो इस टाइम पसपाई इख्तियार किए हुए है, हो सकता है कि उसके पास एक जवाज़ भी आ जाए और उसको साथ कोई ऐसे इत्तेहादी भी मिल जाए। अब यह है कि ख़बरें सुन लें। अमेरिका का ईरानी पासदारानी इनकलाब के साथ बराह रास्त रब्ता का फ़ैसला। अब ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि पहले उनके रबते जो हैं वो सियासी क़यादत से हो रहे हैं, पाकिस्तान के ज़रिए हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी वो अमेरिका की जो सेंटकॉम की टीम है, जो कि नहीं फ़ौजियों से फ़ौजियों का रब्ता होने जा रहा है, जर्नैलों से जर्नैलों का रब्ता होने जा रहा है। दूसरा ईरान के हवाले से कि ईरान ने कहा कि हम हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकते, आबनाए हुर्मुज़ में सिर्फ तेहरान की मुकर्रर करदा गुज़रगाहों से जहाज़ों को गुज़रने की इजाज़त होगी। ये पासदारान इनकलाब ने ख़बरदार किया और पासदारान की वार्निंग पर 3 टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से वापस लौट गए हैं। ठीक है, तो ये सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है, कोई बड़ी पॉजिटिव नहीं मुझे लगती। ईरान का ये ख्याल है कि वो आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी ओनरशिप बरकरार रखे। अभी तक दुनिया का कोई मुल्क अपने साथ जो एक आबी गुज़रगाह है, जो समंदरी गुज़रगाह है, उस पर उसको इस तरह का टाल लेने का क्लेम कोई किसी के पास नहीं है। ईरान की ये ख्वाहिश है कि मैं ये करूं। अब वो लिहाजा किसी न किसी शक्ल में मुदाखलत करते हैं ताकि ये तासुर रहे कि ये तो हमारी जगह है। अब जो पहले बाहमी समझौते की याददाश्त पर दस्तखत हुए थे, उससे लग रहा था कि जैसे चीज़ें स्मूथ चलेंगी, लेकिन अभी दरमियान में जो है ना ये ठा थोड़ी बहुत जो हो रही होती है, मुझे इससे डर रहता है कि कहीं मामला दोबारा से ख़राब ना हो जाए। तो अल्लाह करे, अल्लाह ताला अमन बरकरार रखे और जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उनको उम्मीद है कि इससे दुनिया में अमन कायम रहेगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।